मेरे अंदर एक बहुत ही डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस रहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। बल्कि मेरा पूरा बचपन और मेरी अडल्ट लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा मैंने अकेलेपन में गुजारा है। मतलब वो फीलिंग ऑफ अकेलापन, मतलब वहाँ पर कोई अबंडेंस नहीं है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फैमिली नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं था। मैं स्कूल में आई वॉज अ फेवरेट ऑफ स्कूल टीचर और प्रिंसिपल, ऑलवेज आउट परफॉर्म। यूनिवर्सिटी में भी आई हैव बीन अ यूनिवर्सिटी टॉपर। आई एम नॉट ब्रेगिंग अबाउट इट, बस मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन माई अकेडमिक्स लाइफ आई वॉज डूइंग वेल, फेवरेट ऑफ टीचर, आई वॉज फेवरेट ऑफ प्रोफेसर, आई वॉज डूइंग वेल एक स्टूडेंट जो कर सकता है। एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट वाइल आई एम टॉकिंग टू पीपल। लेकिन फिर भी देर वॉज अ वेरी डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस कि मेरे को अभी भी याद है दौलत राम कॉलेज जिसमें मैंने पढ़ाई करी है, फेस्ट वहाँ पे चल रहा था। उस टाइम पे बादशाह को हमने इनवाइट किया था एज अ कॉलेज प्रेसिडेंट ने फेस्ट के लिए। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने हॉस्टल की बैल्कनी में खड़ी हूँ और वहाँ से पूरा ग्राउंड दिखता है जहाँ पे फेस्ट चल रहा है। एंड आई एम क्राइंग एंड आई डोंट नो वाई आई एम क्राइंग दिस मच। बस मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, मैं किसी भी चीज़ के साथ रिलेट नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं किसके साथ जाऊँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास लोग नहीं थे या मेरे पास सर्कल नहीं था, लेकिन मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी, मैं कोई मीनिंग ड्राइव नहीं कर पा रही वहाँ से। मेन चीज़ क्या है कि आप एक कोई अर्थ निकाल पाओ किसी चीज़ का, ये बड़ी बात है। मैं निकाल नहीं पा रही थी। ऐसे करते करते मेरी लाइफ का काफ़ी टाइम गुजरा और मुझे लगा कि शायद समय के साथ ये चीज़ डिसअपियर हो जाएगी, या शायद मैं इतना सोच भी नहीं पा रही थी कि डिसअपियर होगी या नहीं होगी। लेकिन विद टाइम वो चीज़ बढ़ती ही चली गई। फिर मुझे लाइफ के बारे में थोड़ा ये समझ में आया कि या तो कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है। नथिंग इज कांस्टेंट। अगर आप अभी अपनी देखभाल नहीं करेंगे, अगर अभी आप अपने आप को इस लूप से बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये लूप और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर जब मैं हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इनके इन्फ्लुएंस में आई, इन चीज़ों के बारे में सुनना, देखना, पढ़ना चालू किया, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ। मतलब मेरी पूरी पर्सनालिटी में ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी के साथ बैठूँ तो मैं दो बात ना कर पाऊँ, या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ना हो, या भाई मैं एकेडमिक्स में अच्छी ना हो, या एज अ फैमिली में भी मुझे हमेशा ही अप्रिशिएट किया गया है। मतलब आई बिलोंग टू हरियाणा, तो हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को बहुत बचपन से ही सारे काम करने सिखा दिए जाते हैं, झाड़ू, पोछा, रोटी, बर्तन। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो चुटकियों में काम निपटा देता है विद फुल एफिशिएंसी और काम भी अच्छा करके देता है। तो मुझे मेरी बुआ लोग हो, मामा लोग हो, मम्मी लोग हो, सब ने ही अप्रिशिएट किया है कि हाँ भाई ये तो बड़ी चटक लड़की है, काम कर देती है। लेकिन फिर भी मैं क्यों रो रही थी? आई स्टिल रिमेंबर ये वाली दिवाली बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि ये सबसे अलग दिवाली है, सबसे अलग है। बताऊंगी क्यों है। आज तक जितने भी त्यौहार रहे मेरे लिए उनका कोई मीनिंग ही नहीं था, क्योंकि जिसके मन में अंधेरा हो, जो किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहा हो, उसको ये लगता है कि कोई मेरे इश्यूज़ को समझ ही नहीं रहा। मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कि आपको कोई कम प्यार कर ले वो चल जाता है, लेकिन अगर आपको कोई समझे ना, स्पेशली आपके क्लोज जो लोग हैं वो आपको समझ ही ना पाए व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली इंटीमेसी होती है ना, अगर वो नहीं है, वो ज़्यादा हर्ट करती है। तो विद टाइम आई रियलाइज कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दैट इज जनरेशनल ट्रोमा। अब आप सोचेंगे जनरेशनल ट्रोमा क्या है? मैं मेरे फादर साहब की बहुत लाडली बेटी हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे पैम्पर करके रखा है। हाँ, माई ममा हैज़ बिन अ लिटिल स्ट्रिक्टर साइड, लेकिन अच्छा है, उनकी वजह से मैं लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सीख पाई। अभी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या है जनरेशनल ट्रॉमा? जब मैंने थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आई, मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, जो मेरे परदादा थे, वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे। सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी है, उन्होंने वियतनाम में सर्व किया है, ताइवान में सर्व किया है, और वो बड़े लैंडलॉर्ड टाइप के लोग थे। मतलब आज भी जो मेरा घर है ये बहुत ही एंसेस्ट्रल घर है, बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी है ये, और बहुत ही आलिशान तरीके से इसको बनाया गया है, जिसको हमने इनहेरिट किया है। तो उन लोगों के टाइम पे ना सब सही चल रहा था। फिर मेरे दादा, माय ओन ग्रैंडफादर, ही वाज एन इंडियन आर्मी मेजर, एंड
फैमिली में सब लोग बढ़िया जगह पोस्टेड हैं। उस जमाने में अच्छा खासा लैंड है इन लोगों के पास, बढ़िया प्रॉपर्टी है। गांव में जब मकान लोगों के कच्चे भी नहीं होते थे, उस टाइम पे चूने पत्थर से इन्होंने बड़े बड़े हवेली खड़ी कर रखी थी। हरियाणा में इसको हेली बोलते हैं, हेली। तो वो बहुत प्रोस्पेरस लोग रहे। फिर क्या हुआ, जब मेरे दादाजी की शादी हुई तो उनको शादी के कुछ टाइम के बाद, जब मेरे पापा का जन्म हो गया था, ताऊ जी का जन्म हो गया था, कुछ टाइम के बाद ना उनको पैरालिसिस हो जाता है। और फिर पैरालिसिस के बाद वो घर आ जाते हैं और वो ना कई साल तक सफ़र करते हैं और फैमिली में डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। तो कुछ डिस्प्यूट हो गए, आराम आराम से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए और फिर दादा पैरालाइज थे तो वो एक नेगेटिविटी आ गई, दादी के ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो जब मेरे फादर साहब बड़े हो रहे थे ना, व्हेन ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने ना अपनी लाइफ में कभी प्रोस्पैरिटी नहीं देखी, पैसे वाली नहीं। एक घर में जो अच्छा माहौल होता है ना, जो आपको नरिश करता है, पैम्पर करता है, ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है, मतलब एक तरीके की भावनात्मक संपन्नता कि कोई है जो ये बोले मैं तुम्हारे लिए हूँ। दादी वॉज ऑलवेज क्रिबिंग, ये हो गया वो हो गया, देवरानी ने ये कर दिया, जेठानी ने ये कर दिया, क्योंकि शायद उनको उतना कॉन्शियसनेस नहीं था, उनको लाइफ का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। दादा खुद पैरालाइज हो गए, वो बहुत एम्बिशियस इंसान थे, उन्होंने यहाँ के काफ़ी लोगों को नौकरियाँ लगवाई हैं उस टाइम पे। तो काफ़ी लोग ग्रेटिट्यूड भी पे करते हैं जब पापा उनसे मिलने जाते हैं। तो वो एक ऐसा इंसान जो लाइफ में बहुत एम्बिशियस है, बहुत पढ़ा लिखा है। उस टाइम पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे वो, जबकि गाँवों में तो उस टाइम पे हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं आता होगा, लेकिन ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्मार्ट पर्सन, माई ग्रैंड फादर। तो उनको पैरालाइज हो गया है, तो अब उनकी लाइफ का भी कॉन्फिडेंस चला गया है। कोई इंसान 24 घंटे के लिए एक चारपाई पे ही चिपक गया है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, उसके ऊपर उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर भाई लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ गया है, बंटवारा हो गया है, एक तरीके की नेगेटिविटी क्रीप इन कर गई। और अभी मेरे फादर साहब, कितनी उम्र थी इनकी, मुश्किल से रही होगी 6-7 साल की उम्र। तो 6-7 साल की उम्र से या उससे भी कम उम्र से, क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे हैं, तो उनका जन्म ही एक बहुत ही ना डिवॉइड जगह पे हुआ, मतलब जहाँ पर भावनात्मक संपन्नता नहीं है। रिसोर्सेज है, रोटी पानी कपड़ा मकान सब है, लेकिन वो पैम्परिंग नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई है नहीं आपको ये कहने के लिए। और फिर एक पॉइंट के बाद देयर वाज फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो, क्योंकि मेरी 4 बुआ लोग हैं, फिर उनकी शादी थी और उस टाइम पे जब दादा की फिर पेंशन ही आती थी, तो मतलब लैंड था, अच्छा खासा ज़मीन था, लेकिन उस समय पर इस तरीके का एग्रीकल्चर नहीं होता था और घर में कोई मेल मेंबर था भी नहीं। पापा वॉज वेरी यंग, दादा वॉज पैरालाइज्ड। तो रिसोर्सेज होते हुए भी देयर वॉज अ काइंड ऑफ गरीबी, इमोशनल गरीबी, माहौल की गरीबी, प्यार की गरीबी, सपोर्ट की गरीबी, वो थी रही। तो इससे क्या हुआ, व्हाट माय फादर बिकेम, कि उनका ना जो रिलेशंस होते ना, लाइक पीपल, यारी दोस्तियाँ, या फिर माय फादर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, क्योंकि उनको फिर क्या होता है, जब लोगों को आसपास से सपोर्ट नहीं मिलता है, दे बिकम वेरी सेल्फ मेड पर्सन, और फिर वो किसी की ज़्यादा आनाकानी सुनते नहीं है, दे लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन फिलोसफीज ऑफ लाइफ। तो फिर उसकी वजह से ना मेरे फादर साहब की कभी किसी से बनी भी नहीं, लाइक वो आज भी ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो जो बोलना है साफ बोलेंगे और उनको पता है कि कैसे लोगों से डील करना है। मतलब ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत फ्लैटर करेंगे, बहुत चापलूसी करेंगे, मीठा बोलेंगे, उनको जो बात बोलनी है मुंह पे बोलेंगे, जिसको जैसा लगे ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ इश्यूज ये होते हैं कि जो रिश्तेदारी है ना, वो फिर उतनी उस तरीके से नहीं चलती हैं, क्योंकि मोटे तौर पर रिश्तेदारियाँ चलती हैं थोड़ा सा झूठ लाग लपेट और आओ भगत करके। माई फादर इज़ नॉट लाइक दैट। तो जब फिर व्हेन आई बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पर माई फादर इज़ इमोशनली डैमेज एट सम पॉइंट, मतलब सामने देखकर पता नहीं चलेगा कि पर्सन इज़ इमोशनली डैमेज, आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो जब मेरा एक ऐसे माहौल में जन्म हुआ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने उन ट्रेट्स को, मैंने उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया मेरे सबकॉन्शियस ने, एंड समहाउ मैं भी उस इमोशनल फ्रीक्वेंसी का पार्ट बन गई। सो दैट्स वाई आई स्टार्ट फीलिंग दीज इमोशंस जो शायद मेरे फादर साहब ने फील किए होंगे अपने टाइम पे। एंड हाँ, जब फिर आप अगर ऐसे घर में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन अ होम, जबकि व्हेन आई वॉज बोर्न तो घर के डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुके थे, बट स्टिल देयर आर सम रेमिनेंट्स, चीज़ें रह जाती हैं।
वो जो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है, कलेक्टिव माहौल होता है घर का, क्योंकि वो इंसान ने, क्योंकि लोगों को हीलिंग नहीं पता, लोगों को पास्ट को लेट गो करना नहीं पता, लोगों को नहीं पता इमोशनल बैगेज क्या होता है, इमोशनल इम्प्रिंट्स क्या होते हैं. तो व्हेन आई वाज बोर्न, तो जब मैं उस माहौल में, उस फ्रीक्वेंसी में जब बड़ी हुई, देन समहाउ मैंने भी उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया एंड आई स्टार्ट फीलिंग दिस वे. और भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर रहे होंगे, बट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट जनरेशनल ट्रॉमा. कि शायद आपके पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को उस तरीके का खुद माहौल नहीं मिला, वो पैम्परिंग, वो इमोशनल सपोर्ट, वो इमोशनल अवेलेबल रहना, वो सोसाइटी को दरकिनार करके आपके लिए अवेलेबल रहना, शायद उनको वो नहीं मिला. दैट्स वाई वो आपको भी नहीं दे पा रहे. कोई चीज़ उन्हीं के पास नहीं है, देन वो आपको कैसे दे सकते हैं. So what I suffered to a great extent was this generational trauma. मेरे फादर साहब ने मुझे हमेशा पैम्पर करके रखा है. मैं आई बिलोंग टू द वेरी पैट्रियार्कल सोसाइटी. मैं प्योर जाटों की ज़मीन से आती हूँ. यहाँ पर मोस्टली 18-20 साल की उम्र में शादी कर दिया जाती है. कोई करियर के बारे में सोचना बहुत सेकेंडरी चीज़ है. बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन सो लकी, सो ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने मुझे आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, दैट यू गो फॉर. आई थिंक मैं मेरे गांव से, आई मस्ट हैव बीन द फर्स्ट पर्सन जो DU जैसी जगह पे पढ़ के आया है. मतलब जहाँ पर आप सिर्फ गाँव से बाहर खुद अकेले नहीं जाते. एंड नाउ यू आर इन वन ऑफ द एलीट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी है, पीपल ऑल अक्रॉस द इंडिया कमिंग देयर. तो जब आप एक ऐसे माहौल में आपको जाने का प्रिविलेज मिलता है, तो फिर आपको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग भी समझ में आती है. तो अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मैं लोगों की जब स्टोरियाँ सुनती हूँ डेली बेसिस पे, आई एम रिसीविंग द मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप, द स्टोरी ऑफ पीपल हाउ दे आर सफरिंग. तो मैं उनसे रिलेट इसलिए कर पाती हूँ कि समवेयर आई हैव ऑल्सो सफर्ड. सो दिस इज जनरेशनल हीलिंग. कि नाउ यू नीड जनरेशनल हीलिंग. नाउ आपको कोड कटिंग नीडेड है. कोड कटिंग का मतलब है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाकर आप उस बैगेज को रिलीज कर रहे हो, आप उस बर्डन को रिलीज कर रहे हो जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, हाउ वट एवर इट्स वे, आपने उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है. आपने उस चीज़ को अपने बिहेवियर में, फ्रीक्वेंसी में, अपने एटीट्यूड में, थॉट प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब आपको वही सेम चीज़ फील हो रही है. हैव यू एवर ऑब्जर्व, अगर आपने कभी भी ऑब्जर्व किया हो, जिन लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, मान लो माँ के साथ अच्छा नहीं है या फादर साहब के अच्छा नहीं है, सम हाउ दे अट्रैक्ट अ पार्टनर इन देयर लाइफ. वो पार्टनर भी उनको वैसा ही फील कराएगा जैसे उनके उस पेरेंट ने फील कराया जिनके साथ इनकी बनती नहीं है. बिकॉज यू हैव दैट इमोशनल फ्रीक्वेंसी जो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, सिचुएशंस को, इवेंट को, अपॉर्चुनिटीज़ को, डिजास्टर्स को, वट एवर इट इज़, बिकॉज यू कैरी दोज थिंग्स विद इन योर सेल्फ, यू आर कैरिंग दैट एनर्जी. सो विद द हीलिंग प्रोसेस आई केम आउट ऑफ दैट जनरेशनल ट्रॉमा. एंड या जब मैं सफ़र कर रही थी, आई यूज टू हैड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट माई पेरेंट्स. मैंने मेरे अपब्रिंगिंग ईयर्स में, मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी. बिकॉज आई यूज टू ब्लेम देम कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, आप ऐसा बिहेव करते हैं, यू डू सच थिंग्स विच आई डू नॉट लाइक, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स तो ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए. आई यूज़ टू क्रिब अ लॉट, आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. मैं शिकायतों से भरी हुई थी, और शिकायतें अंदर से खा जाती हैं, शिकायतें अंदर से खा जाती हैं. शिकायतें आपको कभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचाएंगी, शिकायतें कभी आपको शांति नहीं मिलने देंगी, और शांति आपके उस लूप, जो आपकी शिकायत है, शिकायत आपके उस लूप को और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है. मोर कॉम्प्लेक्शन इट विल अट्रैक्ट ओनली. सो इसीलिए शिकायतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और शिकायतों को छोड़कर उस चीज़ को लेट गो करना कि ठीक है, मेरी लाइफ का पार्ट था, अब मैं बहुत जेंटली, रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को अपने आप से रिलीज़ कर रही हूँ. गुस्से में आकर, इरिटेट होकर पीछा नहीं छुड़वाना है. अगर आप गुस्से में हो, इरिटेटेड हो, तो भी वो आपके अंदर कैसे इम्प्रिंट छोड़ के जा रहा है, गुस्से और इरिटेशन वाले, यू विल अट्रैक्ट मोर गुस्सा, मोर इरिटेशन. सो जेंटली रिलीजिंग द पेन यू आर कैरिंग, जो शायद आपका है भी नहीं,
बस आपने वो पेन भी इनहेरिट कर लिया, जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी के फादर साहब ने कर्जा लिया था और अब फादर साहब नहीं है तो बेटा चुका रहा है। ऐसे ही है कि मान लो आप इस ऐसे माहौल में आपका जन्म हो गया, ऐसे सरकमस्टांसेस बने आपके आसपास कि अब आपके आसपास की चीज़ें ऐसी ही हैं और अब आपकी ट्रेट्स में, आपके बिहेवियरल ट्रेट्स में वो चीज़ें आ गई हैं, तो उनको रिलीज़ करना, अदरवाइज दिस लूप विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड और आप इसी तरह की सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो दिस दिवाली गो फॉर हीलिंग, गिव योर सेल्फ दिस गिफ्ट। इसकी बहुत मायने हैं। यू विल फील मोर अलाइव एंड दिस इज़ माई फर्स्ट दिवाली इन माई लाइफ जहाँ पर मैं भगवान को सिर्फ इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, दिस यूनिवर्स को, कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम बेशक से लिया लेकिन मुझे चीज़ें समझाई, मुझे चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चला और मैं उन चीज़ों से बाहर आ पाई। मतलब इसको बोलेंगे डिवाइन डिले, कि ठीक है डिले हुआ लेकिन उस डिले में भी डिविनिटी थी। मतलब मैं शांति को, संपन्नता को, प्रोस्पैरिटी को, खुशी को, कॉन्फिडेंस को मैं अब अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बना चुकी हूँ। मेरी वो एक अब मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो। मतलब खुश रहना, काम करना, अपने हर फील्ड में परफॉर्म अच्छे से करना, अब वो मेरी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है बिकॉज मैंने उस चीज़ पे काम किया है। मैंने अनवांटेड चीज़ों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है खुद से। तो अब मैं भगवान को सिर्फ शुक्र अदा करती हूँ। आई डू नॉट आस्क, आई आस्क फॉर गाइडेंस। मैं हमेशा जब भी प्रे करती हूँ मैं गाइडेंस मांगती हूँ कि आप मुझे गाइडेंस दो, बट आई नेवर आस्क कि ये पैसा दे दो, ये इंसान दिलवा दो, ये अपॉर्चुनिटी, ये इस तरह की मेरे को चीज़ें दिलवा दो। आई नेवर आस्क फॉर सच थिंग्स। बस आप मुझे गाइडेंस दे दो और जो भी आपने मुझे दिया आज तक मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो हर सफरिंग का एक मीनिंग था। हर एक सफरिंग मुझे कुछ सिखा के गई है, बेटर इंसान बना के गई है और आज मैं इतनी ग्रैटिट्यूड में हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसे लोगों के कनेक्शन में हूँ जहाँ पहले मेरी की, अगर मैं बहुत ही रो शब्दों में बोलूँ तो मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ या मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में आऊँ। बिकॉज ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स आई लर्नड अ लॉट, आई बिकेम टोटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड इट गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि शायद मैं खुद के लेवल से ऊपर उठकर लोगों से बात करना, उनके इश्यूज़ को सॉर्ट करना, उनको समझना, उनको एक कंपनी देना, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना। आई गेन्ड दैट कैपेबिलिटी विद द ऑल ग्रेस ऑफ डिविनिटी। सो आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी सफरिंग। आई एम थैंकफुल, आई एम नॉट, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है कि मेरे साल ख़राब हो गए। नहीं, मेरा कोई साल ख़राब नहीं हुआ। इट वॉज अ ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली, जहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली ताकि अब मैं लाइफ को बहुत अच्छे से फील कर पाऊँ, ज़्यादा जिंदा दिल रह पाऊँ। दैट्स द मेन स्टोरी जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। सो आइडेंटिफाई द रूट कोज ऑफ योर इश्यूज़, कि क्या चीज़ है जो आपको लो फील कराती है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी इशू जो आप अपनी फैमिली से इनहेरिट कर रहे हैं, उस माहौल से इनहेरिट कर रहे हैं, देन आप अपने आप को मौका दें उसे बाहर निकालने के लिए। हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल। My number is given in the description of my channel. You can book your healing session as per the intensity of your problem. You are always welcome. Radhe Radhe.